स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म विच इन्वॉल्व केमिकल चेंज। जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल चेंज होने की वजह से एक नया सब्सटेंस मिलता है और वो भी नई प्रॉपर्टीज़ के साथ फॉर्म होता है, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे ए है कोई एटम और बी है। अब इन दोनों के बीच में ओल्ड बॉन्ड है। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन इनके बीच में होता है तो हमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है जो कि पुराने वाले एटम से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो एक एटम दूसरे एटम पर कोई चेंज नहीं डालता है। ठीक है। बल्कि कंबाइन होने के बाद वो एक नया ही एटम बना देते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें क्या देता है? वाटर देता है। अब हाइड्रोजन की खुद की इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की खुद की इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं और वाटर बनाते हैं तो वाटर की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं हाइड्रोजन की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से और ऑक्सीजन की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से। अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो सब्सटेंस एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर देते हैं या फिर कह सकते हैं कोई रिज़ल्ट हो केमिकल रिएक्शन का, तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट्स होते हैं आपके हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपके राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं। ठीक है। और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है किससे? जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं। अब मैं आप सभी को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊंगी कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले आपने एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है, चाहे वायर हो, जो कि मैग्नीशियम जो है एक तरह का सिल्वरी वाइट मेटल होता है। ठीक है। अब आपको क्या करना है? मैग्नीशियम रिबन को हीट करना है। जैसे आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर में उसको बर्न करेंगे तो वो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ एक पाउडर निकलेगा जो कि वाइट कलर का पाउडर होगा। उस पाउडर का नाम हम मैग्नीशियम ऑक्साइड रखेंगे। इसको फॉर्मूले से देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम है वो चाहे रिबन या वायर की फॉर्म में है, उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया? हीट अप किया। जैसे ही आपने हीट किया तो उसका एक पाउडर फॉर्म आ गई, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर यूजुअली एक कोटिंग आ जाती है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन उसके ऊपर एक्शन करती है। ठीक है। इसकी वजह से मैग्नीशियम के ऊपर एक कोटिंग आ जाती है जिसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब एक क्वेश्चन है बेटा 1 मार्क का कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना चाहिए या रब करना चाहिए सैंड पेपर से बिफोर बर्निंग इन एयर, कि इसको जलाने से पहले साफ़ क्यों करना चाहिए? ऐसे इसलिए करना चाहिए क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है जो कि उसको जलने से रोकती है। तो इसको बर्न करने के लिए विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर आपको उसे
क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। और जब ये बर्न होता है तो एक डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है, ठीक है। बर्निंग ऑफ क्योंकि जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी आइज़ के लिए, ठीक। तो मैग्नीशियम रिबन को हमें पॉसिबल होए तो अपनी आँखों से दूर ही जलाना चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको एक शो भी कर रखा है कि एक पेयर ऑफ टोंग्स के अंदर आपने 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन को लेना है। लेने से पहले इसको क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। अब इसको हमें होल्ड कर लेना है। नाउ हीट इट अदर साइड, और दूसरी साइड से इसे हमें जला देना है। जब ये जलना शुरू होता है तो इसके अंदर से जो फ्लेम निकलती है वो आपकी डेजलिंग वाइट फ्लेम होती है। अब मैग्नीशियम रिबन को हमने एक वॉच ग्लास के अंदर क्या कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है और देखना है कि जो पाउडर हमने कलेक्ट हुआ है वॉच ग्लास के अंदर वो हमारा कौन सा पाउडर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ओकर इन आवर डेली लाइफ। अब डेली लाइफ के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके एग्जांपल्स की बात करेंगे। एग्जांपल ऐसे हैं, सोरिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स और बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप अपने डेली लाइफ में देखते ही रहते हैं, ठीक है। अब आप बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं केमिकल रिएक्शन की। कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस की, वो क्या क्या हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का बनना, चेंज इन कलर, कलर के अंदर चेंज आ जाना, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कुछ राइज हो जाना या कुछ भी लो या हाई जाना, चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो जानी, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है पहचानने की। अब सबसे पहले बात करेंगे हम इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या है, जब भी कोई सब्सटेंस आपका रिएक्ट करता है तो वो प्रोडक्ट के साथ कोई ना कोई गैस को क्या करता है, इवॉल्व करता है। एग्जाम्पल आप लेंगे, जैसे अगर हम बात करेंगे एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर अगर हम जिंक ग्रैन्यूल को ले लें और उसके अंदर कोई भी एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल लीजिए, तो क्या होगा, जैसे ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बना देगा, जिंक आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना देगा और जो साथ में गैस इवॉल्व होगी दैट इज़ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जो कि बबल्स की फॉर्म में निकल जाएगी आपके इस फ्लास्क के बाहर। तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। और साथ में अगर आप इस कॉनिकल फ्लास्क को टच करेंगे तो क्या हो, आपको क्या दिखेगा कि फ्लास्क का जो टेम्परेचर है वो पहले से चेंज हो गया है, क्योंकि इसमें से गैस इवॉल्व हो रही है तो फ्लास्क का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा, वो हीट हो जाएगी थोड़ी सी। अब इसी का एक सेकंड एग्जांपल की बात करें, अगर हम जिंक की जगह आप मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम को रिएक्ट कराइए किसी भी एसिड के साथ, चाहे डाइल्यूट एसिड के साथ या फिर HCl के साथ। तो अगर हम मैग्नीशियम को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है आपकी, हाइड्रोजन। जब हम सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसके अंदर जो आपकी गैस निकलती है वो निकलती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो Na2CO3 प्लस HCl गिव राइज टू NaCl प्लस H2O प्लस CO2, आपको ये मिलता है। अब हम बात करेंगे प्रेसिपिटेट क्या होते हैं। प्रेसिपिटेट आपके एक सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके
सॉल्यूशन में से सेपरेट आउट होते हैं। कब होते हैं? जब कोई भी केमिकल रिएक्शन आपकी ओकर की जाती है, ठीक है। और जो प्रेसिपिटेट होते हैं आपके, वो जनरली टेस्ट ट्यूब के बॉटम पार्ट पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करेंगे कि अगर कोई गैस को हम कोई भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से पास करेंगे, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम लाइम वाटर के साथ पास कराते हैं तो उसके अंदर क्या फॉर्म होते हैं? आपके प्रेसिपिटेट। और जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो आपके इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। अब फॉर्मेशन कैसे होती है प्रेसिपिटेट की, एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। एक आपने क्या करना है, लेड नाइट्रेट को जब आप सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्या मिलता है? येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। किसके मिलते हैं? लेड आयोडाइड के, PbI2, और साथ में आपका 2KNO3 बच जाता है। सिमिलरली कोई सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा H2SO4 प्लस BaCl2। जब हम इसको गिव राइज टू BaSO4 दैट इज बेरियम सल्फेट, ये आपका किस कलर का होता है? वाइट कलर का। और साथ में आपको क्या निकाली जाती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, सॉरी। अब हम बात करेंगे चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर में क्या है? अगर कोई कलर चेंज होगा तो ही हम तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई चीज़ चेंज हो रही है या नहीं, उसके कलर को देख के। जैसे कोई हमारा सब्सटेंस है, उसका स्टार्टिंग में कलर कैसा है? पर्पल, और उसको हमने हीट किया या कुछ किया, उसके बाद उसका कलर चेंज होकर क्या हो गया? वो कलरलेस हो गया, फिर किसी और कलर में चेंज हो गया। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, सिट्रिक एसिड को जब हम पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? अब जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है बेटा, KMnO4, इसका जो ओरिजिनल कलर है वो पर्पल है। जब सिट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा तो ये आपका 3HMnO4 बन जाएगा और साथ में C6H5K3O7 आ जाएगा। अब जो ये आपका सब्सटेंस बना है उसका कलर क्या है? कलरलेस है। तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन ओकर हुआ है, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से देखते हैं कि हम क्या करते हैं। डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को हमने किस में ले लिया? एक टेस्ट ट्यूब में लिया जो कि पर्पल कलर का है। उसके अंदर हमने लेमन जूस को डाल दिया विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, और उसको आपको क्या करना है? थोड़ी देर के लिए शेक करना है। जैसे ही आपने ऐसे किया तो क्या था? जो आपका पर्पल कलर था पोटेशियम परमैंगनेट का, वो धीरे धीरे क्या हो गया? फेड होता गया, और अल्टीमेटली ऐसे स्टेज पर पहुंचा कि वो कैसे हो गया बेटा? कलरलेस हो गया। अब एक दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको। सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा SO2। अब उसको हमने पास किस में से करना है? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा K2Cr2O7, और साथ में 3H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब हमने रिएक्ट कराया, अब ओरिजिनल कलर आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या था? ऑरेंज। और बाद में जो आपका प्रोडक्ट बना उसमें K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 3H2O, और जो ये आपका इसका कलर क्या हो गया बेटा? ग्रीन हो गया। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन ओकर हुई है। अब हम बात करेंगे चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है कि अब चेंज कब आएगा टेम्परेचर में? अब कोई भी सब्सटेंस आप रिएक्ट करा रहे हैं और उसमें से हीट निकल रही है, तो हीट निकलने की वजह से उस फ्लास्क का या उस बीकर का क्या हो जाएगा? टेम्परेचर चेंज हो जाएगा।
वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। अब इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है जिनमें भी हीट बाहर को निकलती है, उस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एग्जांपल से समझाती हूँ। जब एक क्विक लाइम को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बनता है, आपका स्लेक लाइम फॉर्म होता है। अब ऐसा बन रहा है तब क्या होता है, एनर्जी निकलती है, चेंज आता है टेम्परेचर के अंदर और हीट प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन के अंदर। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, CaO। इसको हम क्विक लाइम भी बोल देते हैं। वाटर के साथ रिएक्ट करा H2O और जब रिएक्शन हुई तो स्लेक लाइम बन गया जिसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसी का सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। जब कार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो क्या फॉर्म करता है बेटा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करता है। अभी मैंने आपको बताया एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, दूसरी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक के अंदर जो आपकी हीट होती है वो एब्जॉर्ब्स हो जाती है। ठीक है, एब्जॉर्ब का मतलब वो अपने अंदर ले लेगा उसको। ठीक है, तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, हीट देते हैं, तो वो बेरियम क्लोराइड बनाता है और साथ में 2NH4OH दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा, आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप सभी को। ठीक है, अब हम बात करेंगे चेंज इन स्टेट। स्टेट में कैसे चेंज होना, जब हम वैक्स को बर्न करते हैं, ठीक है, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। अब जो वैक्स है बेटा आप लोगों की वो कैसी है, किस स्टेट में है, वो सॉलिड स्टेट में है। लेकिन वाटर क्या आपका किस स्टेट में होता है, लिक्विड में, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। इसका मतलब है कि जब भी कंबशन होता है किसका, वैक्स का, तो फिज़िकल स्टेट आपकी चेंज हो जाती है सॉलिड से लिक्विड और गैस में। तो कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। तो इसको हम कैसे करेक्टराइज करेंगे, स्टेट का चेंज हो जाना। समझ में आया? तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में।